नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान बीएसटीसी का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए रीजनिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और राजस्थान जीके की भी हमने यहाँ पर डेली क्लास चल रही है, तो उसका भी आप एक रिवीजन कर सकते हैं। अब दोस्तों, रीजनिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको भी अपने साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कमेंट के माध्यम से अपना आंसर बताना है, और उसके बाद में अपने प्रश्न का आकलन करना है कि आपने जो प्रश्न बताया है क्या उसका उत्तर जो है सही है या फिर गलत है। ये भी आपको वीडियो के माध्यम से चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रीजनिंग के पहला क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आपके सामने निर्देश दे रखे हैं, यानी इसके इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग का पहला प्रश्न है, हम यहाँ से डायरेक्टली शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, देखो जो प्रश्न 1 से लगाकर 3 है उनमें देखिएगा कि नीचे दी गई जानकारी पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी और डी 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं, यानी कैरम बोर्ड होता है ना, कैरम खेल रहे हैं। अब ए दोनों का यानी ए का जो मुख है वह दक्षिण की ओर है, डी का मुख पूर्व की ओर, यानी ए का जो मुख है वह दक्षिण की ओर है, सी का मुख पश्चिम की ओर तथा बी सी के बाईं ओर बैठा है। यानी ये आपको थोड़े ए का मुख है ना, तो ए यहाँ पर ए लिख दो, ए का मुख दक्षिण की ओर है, डी का मुख पूर्व की ओर है, सी का मुख पश्चिम की ओर और बी सी के बाईं ओर बैठा है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया लगेगा, इसके माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो पहले तो ये लाइन जो कह रही है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डायग्राम। जैसे कैरम बोर्ड कैसे ऐसे खेलते हैं ना कैरम, तो ये मान लो ऐसा होता है कैरम, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम 4 विद्यार्थी बैठाने, क्या बैठाने, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, एक का जो मुख है वो दक्षिण की ओर है। अब मुझे बताओ ये कौन सी दिशा हुई, आपने कहा उत्तर दिशा, ये कौन सी हुई दक्षिण दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा एंड ये हो गई अपनी पश्चिम दिशा। ये थोड़ा बहुत यहाँ पर डायरेक्शंस आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि ए का मुख दक्षिण की ओर है। मुझे बताओ ए का मुख कहाँ होगा, यानी मुख किसकी ओर है, दक्षिण की ओर। विद्यार्थी कुछ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए अगर यहाँ लिखोगे तो ए का मुख किधर हो गया, ए का मुख ऐसे है, तो सभी का मुख, सभी क्या कर रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। सभी का मुख जो है वो बीच में है, बीच में कॉर्डियो पर रहेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए का मुख दक्षिण की ओर है, इसका मतलब यहाँ पर ए नहीं बैठ सकता। ए कहाँ बैठेगा, ए अगर यहाँ पर बैठेगा तो ए का मुख कहाँ होगा, यहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर होने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें कहाँ पर ए को एडजस्ट करना है, यहाँ पर, यानी ए को यहाँ पर बैठाना होगा, ठीक है। चलिए, डी का मुख पूर्व की ओर है। अब मुझे बताओ कि डी का मुख हमें पूर्व की ओर रखना है, तो उसे कहाँ पर बैठाना पड़ेगा। आपने कहा डी को यहाँ पर बैठाएंगे तो इसका मुख इधर होगा, किसका इधर होगा, पूर्व की ओर इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी बैठ गया, ए बैठ गया। अब पूछा है कि सी का मुख पश्चिम की ओर है, सी का मुख पश्चिम की ओर, तो यहाँ ये पूरब ये पश्चिम, तो यहाँ पर देखो ये सी का मुख ये पूरब हो गया, सी बैठेगा पूर्व पर तो इसका मुख कहाँ हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा, तथा बी सी के बाईं ओर बैठा है। अब दोस्तों कौन बचा, 4 मित्र है, 3 मित्र सेट हो गई, तो एक मित्र कौन बचा, आपने कहा बचा बी। अभी बी क्या कह रहा है, बी जो है सी के बाईं ओर, सही है ना दोस्तों, सी है, सी का ये हो जाएगा लेफ्ट एंड सी का राइट हो जाएगा। अब सी के बाईं ओर कौन बैठा, आपने कहा सी के बाईं ओर बैठा बी, यानी ये बात हमें सही लग रही है, ठीक है। अब आगे दोस्तों हमें क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन हमें देखिए ये रहा। अब देखो ये क्वेश्चन था, तो ये हमें कैसे बैठे थे, पहले वापस सेट कर लो, क्या स्क्रीन पूरी कट गई इसलिए ना। तो यहाँ कौन बैठा, ए बैठा था, यहाँ सी बैठा, यहाँ डी बैठा, यहाँ कौन बैठा, बी बैठा। अब पूछा क्या है, पहला प्रश्न देखो क्या कैसे, देखो एक क्वेश्चन के 2-3 टाइप ऐसे बनेंगे। अगर आप एक पैटर्न को सही बना लोगे, उसका डायग्राम सही से बनाओगे, तो ही क्वेश्चन जो है सॉल्व होने वाला है, नहीं तो क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। सी के दाईं ओर कौन बैठा, अरे दोस्तों सी के बाईं ओर कौन बैठा, बी बैठा है, तो सी के दाईं ओर कौन बैठेगा, ये देखो ये सी का लेफ्ट है एंड सी का राइट हिस्सा है भाई, एस इसका मुख इधर है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। अब पूछा है कि सी के दाईं ओर कौन बैठेगा, दाईं ओर ए ही तो बैठेगा, दूसरा कौन बैठेगा, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी के सामने कौन बैठा, दोस्तों वापस से बना लीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है ना। एक सेकेंड, ऐसा था, यहाँ पर ए, यहाँ सी, यहाँ बी एंड यहाँ पर डी। पूछा है कि बी के सामने,
अब ए के सामने ये क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगे, जोड़ीदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जोड़ीदार। ए का जोड़ीदार कौन है, बी। सी, डी का जोड़ीदार कौन है, आपने का सी। ये ऐसे कभी भी जोड़ीदार नहीं बनते, ठीक है, ऐसे कभी भी क्या नहीं बनते, जोड़ीदार नहीं बनते। आमने सामने वाले क्या बनते हैं, जोड़ीदार बनते हैं, भिड़ू बनते हैं, मारवाड़ी के हो, ठीक है। चलिए बी के सामने कौन बैठा है, अब बी के सामने कौन बैठा, मतलब बी के जोड़ीदार कौन है, आपने का बी का जोड़ीदार कौन है, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से दो सन्मुख जोड़ों का यानी जो सदस्य हैं उनका सही जोड़ा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वापस से देखिए, वापस से डायग्राम ऐसा बनाइएगा। अरे देखो वापस से डायग्राम बना दिया हमने, ये ऐसा बनेगा, ये ए था, यहाँ पर सी था, यहाँ बी था, यहाँ पर डी था। अब पूछा है कि निम्नलिखित में से दो सन्मुख क्या ए और डी दोनों भिड़ू है, जोड़ीदार है, आपने कहा नहीं। क्या ए और सी है, कैसे, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, आमने सामने होगा, ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। क्या बी और डी है, कहाँ बी और डी, बी और ए है, तो ये वाला गलत हुआ। सी और डी, देखो सी के सामने कौन है, डी, डी के सामने कौन है, सी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक सदस्य हो जाएंगे, सन्मुख जोड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने दोस्तों इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का प्रयत्न किया, यानी ये वाला प्रश्न था, बहुत ही अच्छी तरीके से जो इसका सॉल्यूशन कर लिया था। अब मैं आपको बता दूं कि राजस्थान BSTC की ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप विजिट कर सकते हैं rnstudymasala.com वेबसाइट पर। यहाँ पर दोस्तों डेली आप अपने ऑनलाइन क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च करना गूगल पर एंड देन यहाँ पर नीचे एक लिंक मिलेगा BSTC ऑनलाइन टेस्ट 2022। यहाँ पर आप राजस्थान GK, राजस्थान BSTC के इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी के सभी प्रकार के जो है टेस्ट दे सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, तो दोस्तों विजिट जरूर कर लेना। rnstudymasala लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किया ना, तो अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर क्या है कि आपको उसका PDF मिलता है। टेलीग्राम चैनल अगर आपके सामने अगर आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है तो उस पर सर्च करें सक्सेस स्टडी। क्या सर्च करें, हमारे चैनल का नाम सर्च कर दीजिएगा, वहाँ पर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको फ्री में अवेलेबल करा रखी है, तो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, अभी चाहिए और यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आगे मैं आपको बता दूँ कि सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से पूछता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपने भाई आपके पास डिक्शनरी होगी जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स लिखे गए, उन्हें दोस्तों अल्फ़ाबेटिकली यानी क्रम के अकॉर्डिंग उन्हें जमाया गया है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिक जो ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग उसको रखा गया है। जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, डी, ऐसा नहीं कि पहले डी ले लिया फिर जेड ले लिया, ऐसा नहीं, एक क्रम है उनका। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर क्रम के अकॉर्डिंग जमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले देखो सब में देखो 4 ऑप्शंस आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। इन 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। अब सबसे पहले कौन सा आ रहा है, पहले देखो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें आर है, इसमें आर है, यानी इससे हमें इसका निर्णय नहीं कर सकते कि पहले कौन आएगा। अब पहले आर है, आर के बाद में क्या आया, ए, यहाँ पर क्या आया, ए, यहाँ पर क्या आया, ई, यहाँ पर ए। अब मुझे बताओ कि पहले ई आता है या पहले ए आता है, आपने कहा पहले ए आता है, तो ये ई वाला सबसे लास्ट में आएगा। क्या आएगा, ई वाला तो क्या है दोस्तों, सबसे लास्ट में आएगा, यानी सबसे लास्ट में आएगा, मतलब 3 नंबर जो है सबसे लास्ट होने वाला है। अब 3 नंबर आप देखो एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, अब 3 नंबर सबसे लास्ट में होता है। इन 4 ऑप्शन में देखो किस ऑप्शन में 3 नंबर सबसे लास्ट में है, आपने कहा इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये देखो ये वाला क्या होगा, आंसर होगा। 1 सेकंड में आंसर निकाला जा सकता है। अब विद्यार्थी कुछ तो करेंगे, पूरा देखेंगे, हालांकि मैं पूरा करके बताऊंगा, अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो अभी विश्वास हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर डायरेक्टली सोचने से ही आंसर आ गया, लेकिन मैं अभी उन विद्यार्थियों को बता रहा हूँ जिनको पता नहीं है। तो आपने कहा सबसे लास्ट में 3 नंबर वाला, यानी रेन वाला सब जो है सबसे लास्ट में आने का। अब देखो, अब इन तीनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आर के बाद ए आया, अब देखो ए तो तीनों में ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एन, यहाँ पर आ रहा है आई, यहाँ पर बी, छोड़ो इसको, छोड़ो एक बार, यहाँ पर एन। अब देखो यहाँ पर मुझे बताओ एन पहले आता है कि आई पहले आता है, आपने कहा सर आई पहले आता है। क्या पहले आता है, आई जो है पहले आता है। इसका मतलब पहले नंबर पर कौन होगा, ये दूसरा वाला, क्या था, ये दूसरा वाला पहले नंबर पर हो जाएगा। अब ये दोनों ऑप्शन कट हो गई, बच्चे कौन से, या तो इसमें या तो इसमें। यहाँ पर भी RAN है, यहाँ पर भी RAN है। अब मुझे बताओ RAN, उसके बाद यहाँ पर क्या है, जी, यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी ई।
तो दोस्तों ये रेंज है और ये रेंजर है। तो मुझे बताओ दोस्तों, इसमें आगे देखो 5 लेटर दे रखे हैं, इसमें 6 लेटर है, तो इसमें देखो रेंज तक सेम है, तो पहले तो कौन आएगा है इनके बाद? भाई देखो इसमें आर आ रहा है, तो ये आर यहाँ पर आ जाएगा, ये पहले नंबर पर हो जाएगा, उसके बाद 4, तो क्या हो जाएगा 2 1 4 3। किस में ऑप्शन मिल रहा है? 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा नेक्स्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, कितने 8 के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या। ये देखो ये क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर आपको चेक करना, क्या करना, चेक करना है कि ऐसे कितने 8 है इस लाइन में, इस जो है ये दे रखी है ना, क्या बोलते हैं इसे, संख्या। इस संख्या में 8 के बाद क्या आना चाहिए? सम संख्या आनी चाहिए, और 8 के पहले विषम संख्या आनी चाहिए। यानी कि ये लंबी संख्या दे रखी है, कोई पढ़ना है तो इसे पढ़ के मुझे बता दो कमेंट करके, है ना। तो 8 के बाद सम संख्या कितनी है और 8 के पहले क्या चाहिए? विषम। अब आपको पता है कि सम संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा क्या जाए, भाग जाए, और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वह क्या होती है? विषम संख्या होती है। अब पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा 8। इस लंबी संख्या में 8 कहाँ पर है? आपने कहा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, 8 कितनी बार है? 8 सही चेक किया ना हमने। चलिए ओके दोस्तों, हो गया। अब पूछा है कि 8 के बाद क्या कहा है कि 8 के बाद सम संख्या, 8 के बाद, इसके बाद 8 के बाद क्या है? 5 है, आपने कहा 5। 8 के बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या कितनी बार है? आपने कहा भाई 8 के बाद सम संख्या भी होनी चाहिए और 8 के पहले विषम संख्या होनी चाहिए। अब इसमें 8 के पहले विषम संख्या तो है, लेकिन 8 के बाद सम संख्या नहीं है, तो ये वाला नहीं गिनेंगे। 8 के पहले विषम संख्या, 8 के बाद सम संख्या, इसको गिनेंगे एक बार। 8 के पहले विषम, 8 के बाद सम, बिल्कुल सही है। 8 के पहले विषम, 8 के बाद सम, बिल्कुल सही है। 8 के पहले विषम, 8 के बाद सम, तो ये वाला हो गया। अब कितनी बार हुए? आपने कहा 1 2 3 और 4, तो 4 बार आया है। 4 किस में मिल रहा है? आपने कहा ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ये ही क्या होगा? करेक्ट आंसर होने वाला है। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। चलिए अगला देखिएगा, एनालॉजी वाले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखे हैं। यहाँ पर देखो, ताजमहल का संबंध अगर भारत से है तो पिरामिड का संबंध किस से है? अब ये थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाला, थोड़ा IQ टेस्ट वाले जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। अब ऐसा तो ये थोड़ा बहुत GK का क्वेश्चन बन सकता है। ये देखो, ये इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस बना है। तो देखो यहाँ पर ये देखो, ये क्या है? ये रेशियो दे रखा है, समानुपात, अनुपात और समानुपात। तो यहाँ पर इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? आपने कहा ताजमहल का संबंध भारत में कैसे? मतलब कि ताजमहल कहाँ स्थित है? आपने कहा इंडिया में है, भारत के आगरा में है। लेकिन आगरा नहीं जाना इतनी दूर, ठीक है। फिर कहोगे आगरा में, आगरा कहाँ? आगरा गलियों में, आगरा गलियों में कहाँ पर? इतना लंबा एड्रेस हमें नहीं चाहिए। बस क्या बताना है कि ताजमहल अगर इंडिया में है तो पिरामिड कहाँ पर है? आपने कहा पिरामिड कहाँ पर है, तो पिरामिड किस देश में स्थित है? आपने कहा देश का नाम बताना है, तो पिरामिड कहाँ है? मिस्र में स्थित है, यानी ऑप्शन बी आंसर करेक्ट है। अब दोस्तों ये रीजनिंग के अलावा थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज, उसी के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब जिसको पता ही नहीं पिरामिड कहाँ पर है, तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये थोड़ा रीजनिंग के हटके आता, लेकिन एग्जाम में आते हैं प्रश्न, 4-5 प्रश्न, कम से कम 3-4 प्रश्न का वेटेज इसमें रहता ही है आपका। इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब देखो फिर से विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। देखो ये क्या है? शाई से पेन, यानी इंक है। क्या है? इंक, इंक से पेन। अब इंक का संबंध पेन से है, तो रक्त का संबंध किससे है? आपने कहा ये कैसा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। इंक, देखो स्याही का संबंध पेन में कैसे है? यानी स्याही जो है, इंक जो है वो पेन में डाली जाती है, पेन में होती है। तो मुझे बताओ रक्त कहाँ डाला जाएगा? रक्त किस में होता है? अरे दोस्तों, रक्त से रोग कैसे, अस्पताल कैसे, चिकित्सक, हाँ अस्पताल में होता है, चिकित्सक जो है डॉक्टर वो नहीं भाई। यानी अस्पताल में रख सकते हैं, लेकिन वो ये इसका सटीक जवाब नहीं होगा। यानी दोस्तों ऐसे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पेन को हमें स्टेशनरी की दुकान पर रखते हैं, लेकिन वो इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सम बैठ रहा है। अब देखो स्याही जो है पेन में डाली जाती है, तो उसी प्रकार रक्त किस में होता है? रक्त होता है सिराओं के अंदर। किस में होता है? सिराएं होती है ना, सिराओं कहो या फिर सिराएं कहो, तो सिराएं में क्या होती है? रक्त होता है। ठीक है, चलिएगा ऑप्शन नंबर बी।
अभी थोड़ा कोडिंग वाला क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चंस बना है, तो उसको भी ज़रा सॉल्यूशन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। किसी निश्चित कूट भाषा में माउस को अगर PRUQC लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में शिफ्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है एंड देन आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर देखो माउस, अब देखो ये M कितने नंबर पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, मुझे बताओ M कितने नंबर पर आता है। आपने कहा M आता है 13 पर, मेरा 13, वो आता है अपना कितने पर, 15 पर। U कितने पर आता है, आपने कहा U किस पर आता है, S आता है 19 पर, ठीक है, एंड E आता है अपना 5 पर। अब देखो ये P कितने पर है, आपने कहा 16 पर आ गया, है ना। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देखो, मैं आपको समझा कर रहा हूँ। देखो माउस MOUSE, पहले लिखते हैं माउस MOUSE, माउस से आपने क्या लिखा, PRUQC, ये लिखा है ना। तो जिसको लिखा है तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। देखो माउस ये M कितने पर था, आपने कहा 13 पर, ये आता है O 15 पर, अंग्रेजी वर्णमाला में O 15 पर आता है, U आता है 21 पर, S आता है 19 पर। ये क्रमांक जरूर याद कर लेना, मैंने ट्रिक आपको बता रखी है। E आता है 5 पर, अब देखो P आता है 16 पर, R आता है 18 पर, U आता है 21 पर, Q आता है अपना 17 पर, एंड C आता है अपना 3 पर। अब मुझे बताओ ये कैसे होगा, कुछ लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो लॉजिक किस प्रकार से निकाला जा सकता है, तो यहाँ पर देखो लॉजिक हमें निकालना है। तो देखो यहाँ 13 से क्या हुआ, 16 हुआ, मतलब 13 से 16 हुआ, इसमें क्या हुआ, 13 से 16 हुआ मतलब कि क्या हुआ, इसमें 3 जोड़ दिए गए। 15 से 18 हुआ मतलब कि इसमें 3 जोड़ दिए गए। 21 से दोस्तों 21 हुआ मतलब बीच का अक्षर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एज इट इज़ वही सेम होना चाहिए, ठीक है। 19 से 17 हुआ -2 हो गया, 5 से 3 हुआ -2 हो गया। यानी श्रृंखला क्या है कि 2 बार प्लस का 3 हो रहा है, फिर बीच वाली संख्या क्या, बीच वाला लेटर सेम टू सेम रहा है, और फिर -2 हो रहा है। यानी लॉजिक हमें क्या करना है, यही लगाना है। अब ये लॉजिक किस में लगाना होगा, शिफ्ट में। किस में लगाना होगा, शिफ्ट में। मुझे बताओ S कितने पर आता है, शिफ्ट में S का पोजीशन कितना है, S कितने नंबर पर आता है, आपने कहा S देखो यहाँ पर है 19 पर, तो पहले 2 लेटर में क्या करना पड़ेगा, 19 में जोड़ना पड़ेगा। तो S है, S कितने नंबर पर है, आपने कहा S 19 पर है, तो 19 से क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 19 में अगर 3 जोड़ेंगे यानी 19 + 3 = 22। तो 22 पर क्या आता है, आपने कहा 22 पर आता है V। क्या आता है, V याद करना पड़ेगा। 22 पर क्या आता है, V आता है। H कितने पर आता है, आपने कहा 8 पर आता है, तो H में 3 जोड़ो, 8 में 3 जोड़ें 11, 11 पे क्या आता है, K आता है। अब मुझे बताओ क्या किस ऑप्शन में V K आ रहा है, आपने कहा V K यहाँ आ रहा है, सब में V K आ रहा है, V K आ रहा है। चलिए आगे का मतलब आगे पैर चलाने पड़ेंगे, आगे हाथ चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट I का बीच वाला लेटर कौन सा है, I। इसमें U का U रहा था ना, उसी प्रकार से I का I रहने वाला है, यहाँ पर I का I रहेगा। फिर देखो F, अब क्या करना पड़ेगा, देखो लास्ट वाले में 2 माइनस करना पड़ेगा। F कितने पर आता है, आपने कहा 6 पर आता है, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, तो 4 नंबर पर क्या आता है, आपने कहा D आता है। क्या आता है, A B C और D आ गया। T आता है अपना 20 पर, कैसे याद रखोगे, T20 मैच होता ना, T20 मैच होता कि नहीं होता है, तो T मतलब कितने नंबर बताएगा, T आता है 20 नंबर पर। क्या आएगा, 20 में से कितने माइनस करने हैं, आपने कहा 2 माइनस करने हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 माइनस किया था ना, तो 20 में से 2 माइनस करें कितना आएगा, 18 पर क्या आता है, अरे दोस्तों R आता है। क्या आता है, R। कैसे याद रखोगी, राइट एज फॉर वोट करने के लिए एक सही उम्र कितनी है, अधिकार क्या दिया गया है, 18 साल। 18 साल उम्र वाला व्यक्ति जो है एक क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, वयस्क मताधिकार। यानी R मतलब राइट मतलब अधिकार, किसका अधिकार, वोट देने का अधिकार। वोट कितने पर दिया जाता है, 18 साल की उम्र पूर्ण करने पर। तो ये क्या आ गया, VKIDR। अब मुझे बताओ ये आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, VKIDR, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आया, स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना इसका, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोबाइल के अंदर, जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है पता चल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट फिर से कोडिंग वाला ही क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको भी सॉल्व करना है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर भी आपको करना है। यहाँ पर मैं आपको एक साधारण सी ट्रिक बता दूँ कि आपको ज़्यादा इसमें
अगर कोडिंग आपको 2 या 3 कोडिंग दे रखी है ना, जिसमें भी क्वेश्चन में 2 या 3 से अधिक दे रखी है ना, जैसे 2-3 कोडिंग। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ एक कोडिंग थी ना, इसको इससे किया तो इसको किससे होगा, ये एक सिर्फ एक कोडिंग थी, ठीक है। ये इसको इससे किया तो इसका किससे होगा, मतलब जब एक कोडिंग दी होगी तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 2 या 2 से अधिक कोडिंग दे रखी है ना, जैसे देखो ये आर ऐसे इसका इससे दिया गया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, तो इसका किससे होगा। तो मतलब वह क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको डायरेक्ट कोडिंग करनी, क्या करनी है, डायरेक्ट कोडिंग होगी, यानी ज़्यादा लफड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका निकालो, इसका लॉजिक पता करो, उसके बाद इसका लॉजिक पता करो, फिर इसका लॉजिक पता करो एंड देन इसका लॉजिक पता करो, इतना हमें नहीं करना है। बस क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करना है। अब डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें आर ऐसी है, इसमें CHIR है, इसमें देखो ये क्या लगा रहा है, पिच दे रखा ना, पिच, एंड यहाँ पर सर्च है। तो मुझे बताओ यहाँ पर हमें किसका ढूंढना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर वार करो। आपने कहा सर्च, क्या दे रखा है, सर्च, स्पेलिंग क्या है, SEARCH, तो सर्च का निकालना है। तो देखो S, अब मुझे बताओ S का कोड पता करो, S का कोड निकालना नहीं है, निकालना नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है। S कहाँ पर है, आपने कहा ये रहा S का कोड कितना है, यहाँ से देखो 1 2 3 नंबर पर है, तो 1 2 3 नंबर कौन है, R, तो S का कोड क्या हो गया, R क्या 2, तो S का कोड कितना हो गया, 2 हो गया। S के बाद क्या है, E कहाँ पर लिखा हुआ है, आपने कहा सर ये रहा PRE यानी प्रीच, तो प्रीच में देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे कौन है, प्रीच को क्या लिखा, 1 2 3 पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 लगा दो। अब देखो 2 के बाद 1 आना चाहिए, 2 के बाद 4 आ रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो। उसके बाद ए कहाँ पर लिखा हुआ है, आपने कहा 1 रहा है 3 नंबर पर, तो 1 2 3 नंबर पे कौन है, 4, तो 2 1 4, ये 6 आ गया, गलत है। अब इन दोनों के अंदर कंपटीशन है। आर कितने नंबर पर आता है, सॉरी आर कहाँ पर है, आर ये रहा, आर को क्या लिखा, आपने कहा 6 लिखा, तो 2 1 4 6, फिर देखो फटाफट सी को लिखा आपने 7, ये 7 रहा। एच कहाँ है, एच ये रहा, सी के बाद एच, तो एच कितना लिखा, 3 लिखा, तो 2 1 4 6 7 3, तो 2 1 4 6 7 3 किस में मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है, और दूसरा कहीं नहीं है, बी आंसर करेक्ट होगा। समझ गए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बस डायरेक्ट कोडिंग करनी है, आंसर आपको क्वेश्चन में ही इसका आंसर मिल जाएगा। अब ये किस प्रकार से है, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओगे, दिमाग लगाओगे, पता चलेगा, फिर आप आंसर करने की कोशिश करना। तो यदि A बराबर A एंड D बराबर 19 देन बैट विल बी, तो आपको बता, देखो ये A का मतलब 1 से क्या है, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला की पोजीशन, A की स्थिति। भाई मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, आपने कहा 26 होते हैं, कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। अब लेटर मैंने कहा 26 लेटर है, तो एक कहाँ पर ABCD लिखते हैं ना, ABCD, तो A आता है अपना 1 पर, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, E 5 पर, F 6 पर, इस प्रकार से। तो इनको डायरेक्ट रखा गया, जैसे A अगर A पे आता है तो इसको A लिख दिया, लॉजिक पता करना होगा खुद से। अब देखो A एंड D, इसको कैसे पता किया, देखो ये देखो ध्यान से समझना। तो इसको हमने 19 लिखा, तो क्यों लिखा है, क्या रीज़न है 19 लिखने का, इसका भी रीज़न पता करते हैं। तो मैंने कहा A कितने पर आता है, आपने कहा 1 नंबर पर आता है। उसके बाद N कितने पर आता है, N जोड़ो, N कितने पर आएगा, देखो M आता है 13 पर, M कितने आता है, 13 पर आता है। N M के बाद आता, तो N कितने पर हो गया, 14 पर हो गया, 14 हो गया। D कितने पर आता है, आपने कहा ABCD, D आता है 4 नंबर पर। अब इनको जोड़ लो, 14 और 4 कितना हो गया, 18, 18 और 1 कितना हो गया, 19 हो गया। मतलब देखो बात तो इसने सही लिखी है, ऐसे मन से ही नहीं लिखा है, भाई मन से कौन बनेगा क्वेश्चन। अब देखो हमें किसका निकालना है, आपने कहा बैट का निकालना है। हमें अब आंसर किसका चाहिए, हमें किसका क्वेश्चन, हमें दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया है, तो किसका दिया, आपने कहा BAT बैट का दिया है, तो बैट का निकालते हैं। B कितने पर आता है, आपने कहा 2 नंबर पर आता है। A कितने पर आता है, आपने कहा 1 पर आता है। T किस पर, T मतलब T20, तो T20 में कितने ओवर का मैच होता है, आपने कहा 20 ओवर का मैच होता है, तो T मतलब कितना आ गया, 20 पर। तो देखो 2 और 1 3 और 20 कितने हो गए, आपने कहा 23, तो 23 किस में मिलेगा, ऑप्शन बी में मिलेगा। ऑप्शन बी ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो तैराक
स्विमिंग पूल, तो जो ट्रैक है, ट्रैक क्या होता है? देखो भाई, तैराक का संबंध अगर स्विमिंग पूल है, कोई यानी कोई स्विमर है, कोई तैराक है, अगर तैराक जो जो तैरने वाला व्यक्ति होता है वो कहाँ पर तैरता है? ज़मीन पर तैर लेता है? ज़मीन पर कैसे तैरेगा? उसके लिए क्या बताया गया है? स्विमिंग पूल। वह स्विमिंग पूल में तैरता है। जिस प्रकार से तैराक एक स्विमिंग पूल में तैरता है, उसी प्रकार से ट्रैक, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क, ध्यान से देना दोस्तों, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दिया? हमें इसका आंसर दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हो? अगर मैं कहता स्विमिंग पूल तो आप यहाँ पर आंसर देते तैराक, तो हमें क्वेश्चन आंसर दे रखा है यानी ट्रैक। अब देखो, ट्रैक पर कौन दौड़ता है भाई? देखो, आपने ओलंपिक देखा होगा, रियो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, बहुत सारे ओलंपिक हुए। तो ओलंपिक में जो है, जब रेस होती है ना, यानी दौड़, रनिंग होती है, तो वो कहाँ पर वो होता है, जो धावक होते हैं, रनर होते हैं, वो कहाँ पर दौड़ते हैं? वो दौड़ते हैं ट्रैक पर। तो ट्रैक पर दौड़ते हैं, कौन दौड़ते हैं? धावक। तो धावक क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कोई यात्री दौड़ेगा नहीं, कोई जिम्नास्ट दौड़ेगा नहीं, तो कोई फिल्म निर्माता कैसे दौड़ेगा? तो बी, ये आंसर करेक्ट है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा घड़ी से यानी कि वॉच से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखा है। तो यानी क्लॉक आपने पढ़ा होगा, और मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी क्लासेस ले रखी है, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बना है, मैंने काफ़ी बार बताया भी है। किसी घड़ी में 4:40 दे रखे हैं, हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? क्वेश्चन 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 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार बना हुआ है। हमेशा क्वेश्चन का डिग्री का कोण पूछेगा, उसका एंगल कितना होगा, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर दोस्तों मान लीजिए कोई घड़ी है, ये घड़ी है दोस्तों, क्या है? घड़ी है, घड़ी बन नहीं रही क्या? ये मान लीजिए घड़ी है। अब घड़ी में दोस्तों यहाँ पर कितना बजा है, टाइम क्या हुआ है? अपने का टाइम हुआ है 4 बजकर, ये अपने 4 बजे, कहाँ बजे? 4 बजे, 4 यहाँ पर बजेंगे, 4 बजकर कितने? 40 मिनट हुए। 40 मिनट यहाँ हो जाएगा, ये मिनट वाली सुई है ना, और ये कौन सी सुई है? अपनी घड़ी वाली, थोड़ी सी इधर सड़ जाएगी ना, ये अपने घंटे वाली सुई है, घड़ी की सुई। इन दोनों के मध्य जो एंगल बनेगा, इन दोनों के मध्य जो कोण बना है, वह कितने डिग्री का कोण होगा? क्या घड़ी में देखोगे? एग्जाम में घड़ी अलाउ भी नहीं है। क्या चंदा लेकर उसमें कोण नापने की कोशिश करोगे? नहीं, कोण आप नहीं नाप सकते। बस आपको नापना होगा तो अपने बलबूते पर काम करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, हमें क्या, हम निकालना कैसे है? तो पहले टाइम क्या है? 4:40। तो एक फॉर्मूला हमेशा अपनाना है। उस फॉर्मूले का फॉर्मूला देखिएगा, जब भी आपको दो समय दे रखा है, तो उस समय का अगर हमें कोण निकालना है, तो एक फॉर्मूला है कि 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे अपॉन 2। ये सूत्र लगा दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 11 इंटू मिनट मतलब कि 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे अपॉन 2। आपने कहा मिनट कहाँ पर है? तो मिनट देखिएगा कितना मिनट हुआ है। मिनट देखो 11 लगाया, मिनट कितना हुआ है? 40 मिनट हो रहे हैं ना, लिखा 40, माइनस करना है 60 इंटू बजे, कितने बजे हैं? आपने कहा 4 बजे हैं, ये 4 लगा दिया, 2 का भाग लगा दीजिएगा जल्दी से। तो ये 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 440, माइनस इसको किया तो 240/2। 440 में 2 सारी जाएंगे, कितना बचेगा? 200 बचेगा। 200 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 100 आएगा। तो 100 डिग्री क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? तो बस सॉल्यूशन करना, फॉर्मूला लगाना, क्वेश्चन सॉल्व करना और आंसर हमारा आ जाएगा। ए आंसर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार से, इसी पैटर्न के आधार पर एक नया क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं है, फटाफट क्वेश्चन को देखा एंड देन सॉल्व करा। देखिएगा टाइम क्या है? 8:20 दे रखा है। सूत्र लगाइए 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे। बजे मतलब बी, मिनट मतलब एम अपॉन 2। 11 मिनट कितना है? आपने कहा 20 मिनट। 60 इंटू बजे, बजे कितना बजे हैं? आपने कहा 8 बजे हुए हैं और 2 का भाग लग गया। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 220। 60 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 480। भाग दिया 2 का। अब 220 में से 480 माइनस करेंगे। इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आपका कोण 180 डिग्री से ज़्यादा आता है ना, तो उसको 360 डिग्री में से घटाना पड़ता है ना। अब भाई 180 डिग्री से ज़्यादा आपको आंसर नहीं आना चाहिए। अगर 180 डिग्री से ज़्यादा आंसर आया है तो 360 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। देखते हैं एक बार।
भाई देखो 220 में से 480 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 260 आएगा। और 260 में क्या भाग करना है, 2 का भाग करना है, तो कितना आएगा, यानी 260 में भाग दिया तो 13 130 डिग्री। कितना आया, 130 डिग्री। कहाँ पर मिलेगा, ऑप्शन ए में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ऑप्शन ए में मिलेगा। तो ऑप्शन ए यानी 130 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगर इतना सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर, मान लीजिएगा कि आपका आंसर आ गया है 190 डिग्री, क्या आंसर आ गया, 190 डिग्री आंसर आ जाता है, तो उसे 360 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा, 190 डिग्री घटाना पड़ेगा, उसके बाद हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर उत्तर 180 डिग्री से ज़्यादा आता है तो 360 डिग्री में से उसको घटा देना है, वही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, ये आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये दे रखा है आपके सामने। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग में टाइम लगता है भाई, है ना। अगर मैं खुद करता हूँ तो अभी 14 मिनट में, अभी आधा घंटे में 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास टाइम पड़ा है भाई। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो आगे तो बल्ले बल्ले है। चलिए, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रमिला ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो एकमात्र पुत्र है करो, क्या करो। चलिए, थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर कितने व्यक्ति है, आपने कहा एक व्यक्ति है, एक महिला है, तो कौन कौन, एक पुरुष की ओर इशारा कर रहे हुए प्रमिला ने कहा, यानी ये मान लीजिए कोई पुरुष है और ये मान लीजिए कोई प्रमिला है, कोई लड़की है, समझ गए, प्रमिला। ठीक है, तो प्रमिला हो गया। अब देखो, पुरुष की ओर इशारा करते हुए, इशारा किसने किया, प्रमिला ने। फिर कौन कह रहा है, प्रमिला कह रहा है, प्रमिला कह रही है। पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रमिला ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र पूरे पुरुष है। वह मतलब वह कौन, आप नहीं, मैं नहीं, वह मतलब पुरुष। तो पुरुष क्या कह रहा है, प्रमिला ने कहा वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र है, पुरुष है ना, पुत्र है, तो वह मतलब ये पुरुष जो है वो क्या लगेगा, प्रमिला के दादा। दादा कैसे होंगे, प्रमिला के पापा, फिर प्रमिला के पापा मतलब उसके क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। अब देखो, दादा के क्या है, एकमात्र पुत्र है, मतलब वह, मतलब जो पुरुष है वह प्रमिला के दादा, उस प्रमिला के दादा के एकमात्र पुत्र है। एकमात्र मतलब एक पुत्र है, तो प्रमिला के पापा, फिर पापा के पापा कौन लगे, दादा हो जाएंगे। तो दादा के एकमात्र पुत्र कौन हुए भाई, प्रमिला के एकमात्र, यानी प्रमिला के दादा के एकमात्र पुत्र कौन हुए, वही पापा हुए। तो मतलब अब पूछा है कि पुरुष प्रमिला से किस प्रकार संबंधित है, पुरुष उस प्रमिला के क्या लगेगा, तो पुरुष उस प्रमिला के क्या लगेगा, पिता लगेगा। क्या लगेगा, पिता लगेगा दोस्तों। ठीक है, अगर पुरुष प्रमिला, पुरुष उसके क्या लगेगा, उसके पिता लगेगा। अगर पूछता, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है, अगर ये क्वेश्चन पिता हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि यानी एकमात्र पुत्र का पुत्र है, क्या है, एकमात्र पुत्र का पुत्र। अब पुत्र का पुत्र कौन हुआ भाई, दादा, दादा के पुत्र यानी पिता हो गए, पिता का पुत्र मतलब ये प्रमिला के भाई लगेगा। अगर ये पुत्र का पुत्र कहता है तो उसका भाई हो जाएगा, अगर ये पुत्र का ओनली एकमात्र पुत्र का है तो उसके पिता हो जाएगा। तो क्वेश्चन में भी थोड़ा ध्यान रखना आपको पड़ेगा, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर लिखा हुआ था एकमात्र पुत्र, क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एकमात्र पुत्र का पुत्र है, क्या है, एकमात्र पुत्र का पुत्र है, तब ये आंसर क्या होगा, भाई होगा। लेकिन अगर एकमात्र पुत्र, इतना ही बोला कि एकमात्र पुत्र है तो उसका पिता लगेगा। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली फंस सकता है, तो ध्यान देना आपका। ओके, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार में एक्स वाई बहनें हैं, एक्स और वाई क्या है, बहनें हैं। तो देखो ये एक्स है और ये अपना वाई है, तो जब भी आपको भाई बहन का रिश्ता पूछता है, यहाँ पर क्या है, बहनें, जब भी भाई बहन का रिश्ता पूछे तो हमेशा एक लाइन खींचनी, क्या करनी है, लाइन खींचनी है और अपने अपने जेंडर का पता लगाना है, लिंग का पता लगाना है। अब दोनों क्या है, बहनें हैं, तो बहनें हैं, तो बहनें जब, यानी कि जब स्त्रीलिंग है तो माइनस करना है, जब पुल्लिंग होता है तो हमें प्लस करना पे। दोनों स्त्रीलिंग है तो माइनस का, यहाँ पर माइनस किया। अब एक की मात्रा नहीं, ये थोड़ा माता है ना, थोड़ा सा देखो मिसप्रिंट हुआ यहाँ पर, एक की माता वाई है,
अब ए की माता वाई है, मतलब ये पीढ़ी है, तो अगर ऊपर है तो ऊपर, अगर इसकी माता है तो ऊपर भाई। अगर हमें बोला कि वाई की माता तो ऊपर हो जाएगी, वाई का कोई बेटा है, कोई पुत्र है तो वो नीचे हो जाएगा। अब ये किसकी माता कह रहा है, यानी ये माता है ना, थोड़ा ध्यान रखना आपको। ए की माता वाई है, ए की माता वाई है तो भाई ए वाई का बेटा है, तो वाई की बेटा है बेटी है पता नहीं, पता नहीं। अब ए सी का पुत्र है, ऐसा क्वेश्चन होगा। ए का पुत्र सी है मेरे ख्याल से, ए का, हाँ ऐसे ए सी का पुत्र है ना, ए सी का पुत्र है भाई। देखो ये पुत्र है, ये इसकी माँ है, तो ये पुत्र किसका होगा, सी का पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र मतलब कह दिया, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, पुत्र भाई जेंडर पता हो गया ना। अब ये सी भाई देखो, ये अगर इसकी माँ है तो ये इसका पिता होगा, मतलब प्लस हो गया। जब पति पत्नी का रिश्ता हो तो दो लाइनें खींचते, क्या करते हैं, दो लाइनें खींचते हैं। अब एक्स का पुत्र बी है, एक्स का पुत्र कौन है, बी है, मतलब ये एक्स का पुत्र बी हो जाएगा, तो बी इसका पुत्र हो जाएगा। अब ये आपने डायग्राम बना लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बी व ए मौसेरे भाई हैं, क्या बी और ए दोनों मौसेरे भाई हैं, दोनों। ये देखिए ये दोनों क्या है, बहनें हैं भाई। ये आपस में दोनों क्या है दोस्तों, ये आपस में दोनों बहनें हैं, तो इन बहनों के ये दोनों बेटे क्या हो जाएंगे, मौसेरे भाई हो जाएंगे। तो ये कथन क्या कह रहा है, सही कह रहा है। ये इसकी मासी लगेगी, ये इसकी मासी लगेगी, और क्या भाई। थोड़ा बहुत आपको पता ही है आजकल की जनरल लाइफ के अंदर, ये तो ध्यान रखना ही पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है, एक्स व वाई का पुत्र ए है, क्या एक्स और वाई का पुत्र ए है। एक्स और वाई कहाँ से होगा भाई, एक्स और वाई का पुत्र कैसे, ये दोनों आपस में बहने हैं भाई, ये तो आपस में बहने हैं, बहने का पुत्र कैसे हो सकता है भाई। वाई और सी का पुत्र बोलता है ए, तो ये बात सत्य होती। अब ये दोनों बहनें हैं, बहनों का बेटा कैसे होगा, ये वाला गलत कह रहा है। बी का पिता एक्स है, क्या बी का पिता एक्स है, बी का पिता एक्स नहीं है, बी की क्या है, ये माता है भाई। पिता तो अभी पता नहीं है, इसमें दे नहीं रखा, होगा कोई ना कोई, लेकिन बी का तो माता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत कह रहा है। सी की दादी माँ एक्स है, क्या सी की दादी माँ एक्स है, सी की दादी कहाँ, यहाँ तीन पीढ़ी कहाँ हुई, हो गई क्या भाई, दादी कैसे भाई, तीन पीढ़ी होगी तो होगी, तो यहाँ पर दादी है ही नहीं, तो यहाँ पर गलत हो गया भाई। सी की दादी माँ एक्स कैसे है, सी की दादी माँ कहाँ एक्स है, गलत कह रहा है ना क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। बस चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गई। तो 15 क्वेश्चन किए, 35 मिनट से एबव लगाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर से बताइएगा, जिससे कि मैं क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।